जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Today we will discuss further aspects of transfer pricing। और आज हम लोग जो है वो ट्रांसफर प्राइसिंग बेस्ड ऑन कॉस्ट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं इसको देखेंगे। फिर हम लोग ये देख समझने की कोशिश करेंगे कि हाइब्रिड ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होती है और प्रो रेटिंग द मैक्सिमम एंड मिनिमम प्राइसिंग्स क्या होती हैं और अंडरस्टैंडिंग द डुअल प्राइसिंग जो है वो ये क्या है। तो बेसिकली ये तीनों ही हाइब्रिड प्राइसिंग की टेक्निक्स हैं। तो उसमें हम लोग ये देखेंगे कि कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग क्या है और हाइब्रिड ट्रांसफर प्राइसिंग क्या है। इसके ऊपर हम लोग जो है वो डिस्कशन करेंगे आज की जो है वो क्लास के अंदर। सो द ट्रांसफर एट द कॉस्ट टू द सेलिंग डिवीजन। कंपनीज जो क्या करती हैं अपनी या तो वेरिएबल कॉस्ट की बेसिस के ऊपर अपनी ट्रांसफर करती हैं प्राइसेस को, और या फिर फुल अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बेस के ऊपर ट्रांसफर प्राइसिंग कैलकुलेट करती हैं। तो जो सेलिंग डिवीजन अपनी कॉस्ट इनकर करता है दैट इज वेरिएबल कॉस्ट एंड दैट इज फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट इज द वेरिएबल कॉस्ट विच चेंजेस विद द चेंज इन एक्टिविटी लेवल, एंड फुल कॉस्ट इज कंप्राइजेज ऑफ वेरिएबल प्लस फिक्स्ड कॉस्ट जिसको हम लोग फुल कॉस्ट कहते हैं। दैट इज आल्सो कॉल्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्ट। तो उस जो भी कंपनीज जो हैं वो जो सेलिंग डिवीजन होता है जो अपनी कॉस्ट लगाता है वो उसी कॉस्ट के ऊपर जो है वो अपने बाइंग डिवीजन को चीजें ट्रांसफर कर देता है, और वो जो प्राइस चार्ज करता है दैट इज कॉस्ट। तो कॉस्ट बेस्ड जो प्राइसेस होती हैं वो वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर भी हो सकती हैं और एब्जॉर्प्शन या फुल कॉस्ट के ऊपर भी हो सकती हैं। तो इस मेथड के ड्रॉबैक्स क्या हो सकते हैं कि ड्रॉबैक्स ऑफ दिस अप्रोच इंक्लूड्स यूजिंग फुल कॉस्ट एज अ ट्रांसफर प्राइस एंड कैन लीड टू सब ऑप्टिमाइजेशन। और जब फुल कॉस्ट के ऊपर हम लोग ट्रांसफर प्राइस करते हैं तो वो सब ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम जो है उसकी वजह से अराइज होती है। सब ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम जो है वो हमने पिछली क्लास में बड़ी डिटेल में समझने की कोशिश की थी कि सब ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली क्या होता है कि अब जो कंपनी की जो रिसोर्सेज होते हैं वो ऑप्टिमाइज्ड यूज नहीं होते, और जो लेवल ऑफ एक्टिविटी होता है वो बेसिकली जो है वो ऑप्टिमाइज्ड नहीं होता और मैक्सिमम नहीं होता, और उसके ऊपर जो है वो प्रॉफिट ऑफ द कंपनी जो है वो मैक्सिमम नहीं होता। तो उस लेवल को हम लोग सब ऑप्टिमाइजेशन लेवल कहते हैं। तो जब जब भी कंपनी जो है वो फुल कॉस्ट मेथड यूज करती हैं ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए, तो उनका जो प्रॉब्लम आती है उनके सामने वो सब ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम होती है, और सब ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम की वजह से ये मेथड जो है वो बेहतर नहीं समझा जाता। तो इसलिए इसको लोग जो है वो उस तरीके से यूज नहीं करते। आल्दो जो कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग होती है वो होती सबसे ज्यादा यूज है, लेकिन उसके अपने प्रॉब्लम्स हैं, और उन प्रॉब्लम्स में से सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो सब ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम होती है। फिर उसके बाद द सेलिंग डिवीजन विल नेवर शो अ प्रॉफिट ऑन एनी इंटरनल ट्रांसफर। और दूसरी इसकी जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो है कि जो सेलिंग डिवीजन होगा उसका कोई भी प्रॉफिट नजर नहीं आएगा, बिकॉज उसकी जो प्राइस होगी वो उसकी कॉस्ट के बराबर होगी, और जब कॉस्ट और प्राइस बराबर हो जाएंगी तो उसका प्रॉफिट जीरो हो जाएगा। तो इस लिहाज से जो सेलिंग डिवीजन होगा वो कभी भी अपना प्रॉफिट शो नहीं कर पाएगा। तो ये हम लोगों ने जब ट्रांसफर प्राइसिंग की जो है क्राइटेरिया पढ़ा था या ट्रांसफर प्राइसिंग के पर्पसेस पढ़े थे, तो उसके अंदर हम लोगों ने जो ट्रांसफर प्राइसिंग के एक पर्पस हमने ये भी पढ़ा था कि इट विल बी यूज्ड फॉर डिपार्टमेंटल परफॉर्मेंस एवेलुएशन एंड मैनेजेरियल परफॉर्मेंस एवेलुएशन। तो इस लिहाज से ये वाला जो पॉइंट है वो उसी से रिलेटेड है कि ये जो सेलिंग डिवीजन होगा, ये सेलिंग डिवीजन का मैनेजर होगा, उसकी परफॉर्मेंस एवेलुएट नहीं हो पाएगी क्योंकि वो कोई भी प्रॉफिट जनरेट नहीं करेगा, बिकॉज उसकी कॉस्ट जो है वो उसकी प्राइस के बराबर होगी। वो जितनी उसकी कॉस्ट होगी उतनी ही चूंकि वो प्राइस चार्ज कर रहा होगा, इस वजह से उसकी जो प्रॉफिट होगा वो जीरो होगा, और उस लिहाज से उसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी जज करना मुश्किल हो जाएगा या उसकी परफॉर्मेंस कैलकुलेट नहीं हो पाएगी। तो इसलिए ये भी एक प्रॉब्लम है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग की, कि जब आप कॉस्ट बेस्ड प्राइस जो है वो
या कॉस्ट ही आप प्राइस रख देते हैं अपनी इंटरनल ट्रांसफर्स के अंदर, ट्रांसफर प्राइस बन जाती है आपकी, तो फिर आपका कोई भी प्रॉफिट शो नहीं होगा। कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइसेस डू नॉट प्रोवाइड इंसेंटिव्स टू कंट्रोल कॉस्ट। ये भी एक उसके डिसएडवांटेजेस में से है कि जो कॉस्ट बेस्ड प्राइस ट्रांसफर प्राइसिंग होती हैं वो कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए कोई इंसेंटिव प्रोवाइड नहीं करती हैं, क्योंकि जो मैनेजर होगा सेलिंग डिवीजन का, उसको पता है कि उसने जितनी कॉस्ट करनी है उसने उतनी ही प्राइस चार्ज करके नेक्स्ट डिवीजन को ट्रांसफर कर देनी है। तो वो कोशिश ही नहीं करेगा कि वो अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करे या अपनी कॉस्ट को कम से कम रखने की कोशिश करे, क्योंकि उसको जितनी कॉस्ट उसने लगानी है उतनी ही उसकी प्राइस की सूरत में उसको वापस मिल जानी है। तो इसलिए वो हर लिहाज से उस कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए कोशिश नहीं करेगा, और जो भी उसकी कॉस्ट होगी वो उसकी प्राइस बन रही होती है, तो इसलिए वो अपनी कॉस्ट जो है वो उस पे तवज्जो नहीं दे पाएगा, और उस लिहाज से उसकी कॉस्ट जो है वो कंट्रोल नहीं होगी, और वो कोई इंसेंटिव ऐसा प्रोवाइड नहीं होगा उसको कि वो अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर सके। अगर तो उसको पास जो कॉस्ट कम अज कम रखने और फिर उसके बाद उसकी प्राइस चार्ज के साथ उसके प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की इंसेंटिव मौजूद हो, जैसे तरह से हम लोग आम तौर पे एक ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकती हैं बाय कंट्रोलिंग द कॉस्ट, बाय मिनिमाइजिंग द कॉस्ट, लेकिन चूंकि यहाँ पे जितनी उसकी कॉस्ट है उतनी ही उसकी प्राइस होनी है। अगर वो कंट्रोल कर भी लेता है कॉस्ट को तो उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी, तो फिर उसकी प्राइस भी कम हो जाएगी। इट मीन्स उसको कोई इंसेंटिव नजर नहीं आ रहा है कि अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करे, और उसका वो जो है वो कॉस्ट कंट्रोलिंग की वजह से उसको कोई बेनिफिट नजर आ रहा हो, तो इसलिए वो कोशिश ही नहीं करेगा कॉस्ट को कंट्रोल करने की। तो जो कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग होती है उसमें एक बहुत बड़ा जो डिसएडवांटेज डिसएडवांटेज है वो कॉस्ट को कंट्रोल करने का है। तो मैनेजर जो है वो कॉस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते हैं इस तरह की प्राइसिंग के अंदर। कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग में डिस्पाइट ऑफ इट्स लिमिटेशंस, managers generally prefer to use full cost based transfer pricing because चूंकि उसके हालांकि उसके बहुत ज्यादा लिमिटेशंस हैं जो हम लोगों ने पिछली स्लाइड में डिस्कस की हैं, लेकिन फिर भी मैनेजर जो हैं वो जनरली फुल बेस्ड कॉस्ट ट्रांसफर प्राइसिंग जो है वो बहुत ज्यादा यूज करते हैं। दे रिप्रेजेंट रेलेवेंट कॉस्ट फॉर लॉन्ग रन डिसीजंस। जो लॉन्ग रन डिसीजंस होते हैं, इन द लॉन्ग रन जो भी काम उन्होंने करना होते हैं, वो बेसिकली क्या होते हैं कि वो उनके लिए जो रेलेवेंट कॉस्ट होती हैं वो उनकी फुल कॉस्ट होती हैं, दैट आर वेरिएबल कॉस्ट एंड दैट आर फिक्स्ड कॉस्ट। वो जो उनके लिए जो लॉन्ग टर्म डिसीजंस होते हैं या लॉन्ग रन में उन्होंने जो काम करने होते हैं, उनके लिए जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होती है वो उनकी वही कॉस्ट होती है। तो इसलिए वो उन्हीं कॉस्ट की बेस के ऊपर चूंकि ट्रांसफर प्राइसिंग कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो इसलिए वो ये समझते हैं कि यही कॉस्ट जो है वो उनकी लॉन्ग रन में उनके डिसीजंस में यूज होनी है, तो इसलिए वो ज्यादा इसी चीज को इस्तेमाल करते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग कैलकुलेट करने के लिए या ट्रांसफर प्राइसिंग सेट करने के लिए। तो जो बेसिकली जो कॉस्ट होती हैं, जो रेलेवेंट कॉस्ट हैं, वो लॉन्ग टर्म डिसीजंस के लिए उनकी इस्तेमाल होती हैं, तो इसलिए कॉस्ट की इंफॉर्मेशन ही उनके लिए जो है वो समझना ज़रूरी होती है, उनको कैलकुलेट करना ज़रूरी होती है फॉर लॉन्ग रन डिसीजंस। दैट्स व्हाई दे बेस ऑन कॉस्ट फॉर कैलकुलेटिंग देयर ट्रांसफर प्राइसिंग। तो वो चूंकि बाकी डिसीजंस भी कॉस्ट की बेसिस के ऊपर कर रहे होते हैं, तो इसलिए वो ट्रांसफर प्राइसिंग के डिसीजन भी कॉस्ट की बेसिस के ऊपर कर लेते हैं। They facilitate external pricing based on variable and fixed costs। और जो एक्सटर्नल प्राइसिंग होती है वो भी चूंकि हम लोग वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट की बेसिस के ऊपर कर रहे होते हैं, और नॉर्मली जो हम लोग एक्सटर्नल मार्केट में प्राइस यूज कर रहे होते हैं वो कॉस्ट बेस्ड होती हैं। वो हम पहले कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, फिर उसके ऊपर अपना मार्जिन सेट करते हैं, और मार्जिन को ऐड करके हम अपनी प्राइस बना लेते हैं। तो इसलिए चूंकि वो एक्सटर्नल मार्केट में जो प्राइस इस्तेमाल करते हैं वो भी चूंकि कॉस्ट बेस्ड होती है, तो इसलिए इसी रूटीन में ही जो ट्रांसफर प्राइसिंग होती है वो भी मैनेजर्स प्रेफर करते हैं कि वो कॉस्ट बेस्ड ही बन जाए। तो इसलिए वो कॉस्ट बेस्ड ही प्राइसिंग को यूज करते हैं, बिकॉज कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग इज used in external pricing, that's why they use this technique in internal pricing as well for the transfer pricing। तो ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए भी वो कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग को ही प्रेफर करते हैं। दे आर द लीस्ट कॉस्टली टू एडमिनिस्टर।
तो वो जो चूंकि ये हमारे पास ऑलरेडी रेडीली इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है कि हमारी कॉस्ट क्या है, तो इसलिए ये आसानी से कैलकुलेट हो सकती है, इसके लिए बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करना पड़ती है, और इसलिए ये इसके ऊपर जो स्पेशल नॉलेज या स्पेशल कोई भी पर्सन जो है वो पॉइंट नहीं करना पड़ता है। ये हमारे खातों में ऑलरेडी मौजूद होती है ये वाली इंफॉर्मेशन, जिसकी बेस के ऊपर हम लोग ये वाली प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वी मस्ट से कि दीज आर द लीस्ट कॉस्टली टेक्निक फॉर ट्रांसफर प्राइसिंग। तो इसलिए मैनेजर जो हैं वो प्रेफर करते हैं कि हम ये वाली टेक्निक यूज करें, विच इज बेस्ड ऑन कॉस्ट। जो कॉस्ट की बेस के ऊपर फिर वो ट्रांसफर प्राइस जो है वो कैलकुलेट कर लेते होते हैं। सो दीज आर बेसिकली sporting points that's which resulted into use of cost based transfer pricing by the managers. Although cost based transfer pricing has a lot of problems, सब ऑप्टिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, मीन इसके बाद उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी शो नहीं होती है, इसकी एक प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी मैनेजर जो हैं वो कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग को प्रेफर करते हैं ड्यू टू दीज थ्री रीजंस। ये तीन वजूहात हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि मैनेजर जो हैं वो प्रेफर करते हैं फुल बेस्ड कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग को। तो इन इन चीज़ों से हम लोग ये चीज़ समझ सकते हैं कि आल्दो full cost based transfer pricing has problems, but still managers prefer to use full cost based transfer pricing because they provide relevant information for long run decisions and other decisions. That's why they make their decisions on cost for transfer pricing. दे फैसिलिटेट एक्सटर्नल प्राइसिंग, चूंकि वो एक्सटर्नल प्राइसिंग भी हम इसी की बेस के ऊपर कर रहे होते हैं, फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट की बेस के ऊपर। That's why they use for transfer pricing this technique. तो वो कॉस्ट बेस के ऊपर ही ट्रांसफर प्राइसिंग भी कर लेते हैं। और सबसे जो है कि ये चूंकि इजी टू कैलकुलेट है, इजी टू अंडरस्टैंड है, और इसलिए ये लीस्ट कॉस्टली टेक्निक समझी जाती है, तो इसलिए इस लिहाज से मैनेजर जो है वो इस टेक्निक को प्रेफर करते हैं। Okay, cost-based transfer pricing full cost transfer pricing also raises many issues. Full cost को जब हम लोग यूज करते हैं तो उसके बहुत सारे issues भी आ जाते हैं। How are the sub units indirect cost allocated to products? जो बेसिकली जो सब यूनिट की इनडायरेक्ट कॉस्ट हैं वो किस तरीके से प्रोडक्ट्स में एलोकेट की जाएंगी, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती हैं दैट आर द कॉमन कॉस्ट विच आर जैसे आप लोग फैक्ट्री की कॉस्ट है, जैसे फैक्ट्री का रेंट है, या जैसे मशीनरी की डेप्रिसिएशन है, ये तमाम चीजें जो हैं वो हम प्रोडक्ट्स को ही चार्ज करते हैं, लेकिन हम किस बेस के ऊपर उनको चार्ज करेंगे ये एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो इसलिए जब हम लोग ट्रेसेबल कॉस्ट नहीं होती हैं जो हम ट्रेस नहीं कर सकते हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर, उनकी एलोकेशन जो है वो बहुत बड़ा जो है वो प्रॉब्लम बन जाता है जब हम लोग ट्रांसफर प्राइसिंग कैलकुलेट कर रहे होते हैं। क्योंकि जो कॉमन कॉस्ट होती हैं या जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती हैं वो उनके लिए किस प्रोडक्ट को कितनी चार्ज करनी है ये हम कर नहीं पाते हैं, तो इसकी वजह से हमारी कॉस्ट जो है वो सही कैलकुलेट नहीं होती है, और उसकी कैलकुलेशन सही ना होने की वजह से हम लोग जो है उसकी प्राइस भी गलत कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि जब हम फुल कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग या फुल कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग यूज कर रहे होते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि हमारी जो इनडायरेक्ट कॉस्ट हैं उनको हम लोग अपनी प्रोडक्ट्स के अंदर किस तरीके से एलोकेट करेंगे, तो ये हमारे लिए मुश्किल होता है, और इसकी वजह से हमारी जो कॉस्ट है उसकी कैलकुलेशन गलत हो सकती है, और वो गलत कॉस्ट जो है वो हमारी प्राइस को भी गलत बना देती है। तो इसलिए हमें ये एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी कि हम अपने सब यूनिट की जो इनडायरेक्ट कॉस्ट हैं, जो कि नॉर्मली क्या हो सकती हैं, कॉमन कॉस्ट हो सकती हैं, जो ट्रेसेबल कॉस्ट नहीं होती हैं, जो कि हम प्रोडक्ट के ऊपर डायरेक्टली चार्ज नहीं कर सकते हैं, उन कॉस्ट को हम किस तरीके से एलोकेट करते हैं अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर, ये वाली एक प्रॉब्लम जो है वो हमें अपनी ट्रांसफर प्राइसिंग के जो है वो सेट करने में एक बहुत बड़ी रुकावट जो है वो बन सकती है। Have the correct activities, cost pools and cost allocation basis has been identified? अच्छा, इस वाले पहले वाले प्रॉब्लम का एक हल है, वो है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग।
एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को हम यूज करके अपनी इनडायरेक्ट कॉस्ट को क्या कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर एलोकेशन बेहतर बना सकते हैं। बट वो जो हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो है वो जब हम यूज कर रहे होते हैं तो हमें ये भी एक प्रॉब्लम आ जाती है कि वेदर जो हमने एक्टिविटीज ली हैं वो क्या करेक्ट एक्टिविटीज हैं, या जो हमने कॉस्ट पूल्स बनाए हैं क्या वो सही बनाए हैं, या फिर हम लोगों ने कॉस्ट एलोकेशन के लिए जो बेसिस इस्तेमाल की हैं, जो आइडेंटिफाई की हैं बेसिस, क्या वो हम लोगों ने ठीक की हैं, क्या उनका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिल्कुल ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो हमारी कॉस्ट की करेक्शन या करेक्ट होने के ऊपर जो है वो असरअंदाज होती हैं, और अगर हमारी कॉस्ट करेक्ट नहीं होती है तो हमारी प्राइस करेक्ट नहीं होती है। तो इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि जो कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग होती है उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो एक्टिविटीज की आइडेंटिफिकेशन है, और कॉस्ट पूल्स की आइडेंटिफिकेशन है, कॉस्ट बेसिस की आइडेंटिफिकेशन है, वेदर वी हैव identified the correct activities, whether we have calculated the cost pools correctly, or whether we have identified the cost basis which have correct cause and effect relationship with the costs, वो हम लोगों ने ठीक किया हुआ है। अगर तो वो ठीक किया है तो फिर हम कह सकते हैं कि हमारी कॉस्ट ठीक कैलकुलेट हुई है, और उसकी बेस के ऊपर जो हम प्राइस कैलकुलेट करने जा रहे हैं वो भी हमारी ठीक है। लेकिन नॉर्मली ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो है वो बड़ा सेंसिटिव मैटर होता है, और वो नॉर्मली जो है वो हम लोग कैलकुलेट करते हुए हमें बहुत सारी गलतियों के चांसेस हो सकते हैं, और इसकी वजह से हमारी जो ट्रांसफर प्राइसिंग है वो भी हमारी गलत हो सकती है। शुड द चोजन फिक्स कॉस्ट रेट बी एक्चुअल और बजटेड, और क्या हम लोगों ने जो अपने फिक्स्ड रेट्स यूज किए हैं क्या वो एक्चुअल हैं या बजटेड हैं। अगर वो बजटेड हैं तो वो तो बजटेड एक्टिविटी को शो कर रहे हैं, और अगर वो एक्चुअल हैं तो एक्चुअल के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर जो है वो वेट करना पड़ता है। तो इसके लिए ये वाली जो चीज़ें हैं ये हमें प्रॉब्लम बना सकती हैं कि हमें टाइमली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं हो सकती है, या टाइमली इंफॉर्मेशन अवेलेबल ना होने की वजह से हमारी जो प्राइसिंग है वो हम उसको डिले कर सकते हैं, वो हमारे पास जो है वो करेक्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो फिक्स्ड कॉस्ट के रेट्स हो सकते हैं वो एक्चुअल की बेसिस के ऊपर डिफरेंट हो सकते हैं, बजटेड के बेसिस के ऊपर डिफरेंट हो सकते हैं। तो वो हम कौन सा रेट इस्तेमाल कर रहे हैं ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। अगर हम एक्चुअल रेट कैलकुलेट कर रहे हैं तो फिर कॉस्ट डिफरेंट हो जाएगी, और अगर हम लोग बजटेड रेट यूज कर रहे हैं तो भी कॉस्ट डिफरेंट हो जाएगी। तो इस सिचुएशन में जो कॉस्ट डिफरेंट आती है उसकी वजह से प्राइस भी डिफरेंट हो सकती है। तो ये हम लोगों को एक प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जो हम लोग फिक्स्ड फुल कॉस्ट ट्रांसफर प्राइसिंग को जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे होते हैं या इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, तो उसमें हमारे पास ये 3 तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो हमें फेस करना पड़ सकती हैं while calculating our cost and for the setting of full cost transfer pricing. कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग की इलिस्ट्रेशन समझ लेते हैं। हॉरिजन पेट्रोलियम जो हम लोगों ने पहले इलिस्ट्रेशन समझी थी, मेक्स इंटरनल ट्रांसफर एट 105% ऑफ द फुल कॉस्ट। रिफाइनिंग दैट इज द बाइंग डिवीजन परचेजेस 20,000 बैरल्स डेली, वो 20,000 बैरल्स डेली खरीदते हैं। मार्केट प्राइस ऑफ हॉस्टन सप्लाईज इज 85, हॉस्टन सप्लाईज की मार्केट प्राइस जो है वो 85 है। डिवीजन फाउंड एंड a supplier in Gulfmax at 79 पर बैरल, और उनको एक सप्लायर जो है वो मिल जाता है 79 पर बैरल के ऊपर। ट्रांसपोर्टेशन सेलिंग डिवीजन जो कि ट्रांसपोर्टेशन डिवीजन जो है जो कि एक सेलिंग डिवीजन है, विल परचेज फ्रॉम गल्फ मैक्स एंड सेंड टू रिफाइनिंग डिवीजन, जो गल्फ मैक्स से वो खरीदेगा और उसको सेलिंग डिवीजन जो होगा वो गल्फ मैक्स से खरीदेगा, और जो रिफाइनिंग है डिपार्टमेंट उसको वो वाला जो है वो ट्रांसफर ट्रांसफर कर देगा। कॉस्ट ऑफ 1 बैरल फॉर द पाइपलाइन ट्रांसफर, और पाइपलाइन ट्रांसफर के ऊपर जो है वो $1 पर बैरल जो है वो ट्रांसफर कॉस्ट आएगी। फ्रॉम विच सप्लाईज गुल्फमैक्स और हॉस्टन टू परचेज, जो वो उनके पास 2 ऑप्शंस हैं, या वो गल्फ मैक्स से खरीदे या फिर वो हॉस्टन से खरीदे। तो बताएं कि इन दोनों में से उनको किस में से खरीदना चाहिए। रिफाइनिंग डिवीजन शो लोअर कॉस्ट बाय एक्वायरिंग फ्रॉम गल्फ मैक्स और हाउस्टन सप्लायर, तो वो रिफाइनिंग डिवीजन जो है वो कैसे उनकी कॉस्ट जो है वो कम होगी
क्या वो गल्फ मैक्स से खरीदेंगे तब कम होगी, या फिर वो हॉस्टन सप्लायर से खरीदेंगे तब उनकी कॉस्ट कम होगी? ये दो क्वेश्चंस हैं हमारे सामने। अब इस डेटा को हम यूज करके इसकी कैलकुलेशन करने की कोशिश हम करते हैं और समझते हैं कि हमें कौन सा सप्लायर जो है वो ज्यादा सस्ता जो है वो पड़ेगा। Analysis shows that Horizon Petroleum's operating income would be maximized by purchasing oil from Gulfmax. Gulfmax से उसको खरीदना जो है वो ज्यादा प्रॉफिटेबल है, क्योंकि आप जरा कैलकुलेशन समझे। अल्टरनेटिव वन, बाय 20,000 बैरल फ्रॉम हॉस्टन सप्लायर्स एट 85। अब वो 85 से अगर हॉस्टन सप्लायर से खरीदता है तो 20,000 बैरल्स उसने खरीदने हैं, मल्टीप्लाई बाय 85 करते हैं तो उसके पास टोटल आ जाएगा 1.7 मिलियन की जो है वो उसके पास कॉस्ट आ जाएगी जो कि वो खरीदेगा। ओके, ऑल्टरनेटिव टू जो है दैट इज बाय 20,000 बैरल्स एट गल्फमैक्स एट 79 पर बैरल एंड ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द हॉस्टन एट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 1 पर बैरल। और 79 का वो खरीदता है और 1 पर बैरल उसकी कॉस्ट आ जाती है ट्रांसपोर्टेशन की, तो टोटल उसकी कॉस्ट बनेगी 20,000 मल्टीप्लाई बाय 79 प्लस 180। 80 को 20,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 मिलियन आ जाएगा। इस तरीके से 100,000 की जो हॉरिजन पेट्रोलियम है वो कॉस्ट सेविंग कर सकता है इफ इट अक्वायर ऑयल फ्रॉम गल्फ मैक्स। अगर वो गल्फ मैक्स से ऑयल खरीदता है तो उसकी जो है वो $1,00,000 की क्या हो सकती है, बचत हो सकती है। तो ये हमारा डेटा था जिसकी बेस के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि उन दो ऑप्शंस में से सस्ती ऑप्शन कौन सी है, गल्फ मैक्स से खरीदना। और जो हॉस्टन सप्लायर है वो चूंकि 85 पे हमें प्रोवाइड कर रहा है सप्लाईज, लेकिन जो गल्फ मैक्स है वो 79 पे हमें सप्लाई प्रोवाइड कर रहा है और $1 उसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ रही है। तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि $80 के ऊपर हमें पड़ेगा और 80 और 85 में से $5 पर बैरल हमें बचत हो जाती है। और 5 को जब हम 20,000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास $1,00,000 की बचत हो जाती है। दैट वुड बी रिड्यूस्ड आवर कॉस्ट, और उसकी कॉस्ट रिडक्शन की वजह से ओवरऑल कंपनी को $1,00,000 का प्रॉफिट हो जाए वो ज्यादा हो सकता है। तो इस तरह के तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इन दो ऑप्शंस में से हमें गल्फ मैक्स की ऑप्शन जो है वो ज्यादा प्रॉफिटेबल है, हमें ज्यादा सूटेबल है, तो इसलिए हम लोग उस ऑप्शन के ऊपर जा सकते हैं। ओके, cost-based transfer pricing. Suppose the transportation division's transfer price to the refining division is 105 of the full cost. और अब वो जो ट्रांसपोर्टेशन डिवीजन है वो अगर ट्रांसफर करता है अपने रिफाइनिंग डिवीजन को तो वो 105% ऑफ द फुल कॉस्ट है। दैट रिफाइनिंग डिवीजन विल सी द reported division cost increase if the crude oil is purchased from Gulf Max. तो रिफाइनिंग डिवीजन जो होगा वो अपनी कॉस्ट को इस तरीके से शो करेगा, ट्रांसफर प्राइस विल बी इक्वल टू 1.05 मीन 105% ऑफ परचेज प्राइस फ्रॉम गल्फ मैक्स, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डिवीजन प्लस फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डिवीजन। और फिक्स कॉस्ट पर यूनिट जो है उसकी कितनी है, यहां पे आप देखें जरा गौर से कि परचेज प्राइस गल्फ मैक्स की है 79, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो पर यूनिट है $1, और फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डिवीजन जो है, ये जो सेलिंग डिवीजन है उसकी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट है दैट इज 3। जब हमने टोटल किया 79 प्लस 1 प्लस 3 तो दैट इज 83। अब 83 का जब हम लोगों ने 1.05 मीन 105% लिया तो ये बन गया 87.15 पर बैरल। अब आप ये देखें कि ये ट्रांसपोर्टेशन डिवीजन जब आप को चीजें बेचेगा रिफाइनिंग डिवीजन को तो वो पर बैरल जो है वो 87.15 चार्ज करेगा, ये उसकी ट्रांसफर प्राइस बनेगी। अब इस सिचुएशन में अगर वो 105% के ऊपर उसको भेजता है चीजें तो वो बाय करता है अगर हॉस्टन सप्लायर से तो वो 85 का मिलता है उसको, 20,000 यूनिट वो बाय करेगा तो 85 के ऊपर तो वो आ जाएगा 1.7 मिलियन।
और अगर वो बाय करता है सेलिंग डिवीजन से, तो सेलिंग डिवीजन उसको चार्ज करेगा 87.5, जो हम लोगों ने पिछली स्लाइड में कैलकुलेट किया है, दैट इज द 87.5। तो ये जब 87.5 पे उसको चार्ज करेगा तो दैट इज इक्वल टू 17,43,000। इस तरीके से हमारे पास जो कंपनी को ओवरऑल क्या हो जाएगा, 43,000 का लॉस बियर करना पड़ेगा, क्योंकि वो 1 लाख का जो बचत हो सकती थी वो नहीं हो पा रही है। तो एज अ प्रॉफिट सेंटर द रिफाइनिंग डिवीजन कैन मैक्सिमाइज इस शॉर्ट रन डिवीजन ऑपरेटिंग इनकम बाय परचेजिंग फ्रॉम द हॉस्टन। और अगर आप प्रॉफिट सेंटर की बात करते हैं और हम लोगों ने अगर दोनों डिवीजन्स को या जो रिफाइनिंग डिवीजन है, अगर उसको हम लोगों ने ऑटोनॉमी दी हुई है अपनी परचेजिंग करने की, तो वो हॉस्टन से सप्लाई से खरीदेगा, क्योंकि उसको वहां पे 85 का मिल रहा है। अब जब वो 85 का खरीद लेगा तो फिर उसकी क्या हो जाएगी, बचत हो सकती है 43,000 की। तो इस लिहाज से क्या हो जाएगा कि वो 85 पे खरीदना चाहेगा और वो 87.5 पे बेचना चाहेगा। ये दोनों की जो अपनी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी होगी उस लिहाज से डिफरेंट हो जाएगी, और ये अपने तौर पे काम करना चाहेगा, ये अपने तौर पे काम करना चाहेगा, और इसके नतीजे में एक प्रॉब्लम राइज हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड सब ऑप्टिमाइजेशन गोल इन कांग्रेस की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो जो दोनों के गोल्स डिफरेंट हो जाएंगे अपनी कंपनी के गोल्स से, और दूसरी बात यह है कि कंपनी को सब ऑप्टिमाइजेशन की प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ेगी, जो हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि कंपनी का प्रॉफिट जो है वो जिस लेवल के ऊपर वो काम करना चाहेंगे उसके ऊपर कंपनी का प्रॉफिट कम हो जाएगा और कंपनी को जो है वो लॉस सफर करना पड़ेगा। इस लिहाज से कंपनी जो है वो मे सफर अ लॉस। तो एट 87.5 विच इज द फुल कॉस्ट प्लस मार्जिन प्राइस। तो इस लिहाज से ये एक कॉन्फ्लिक्ट राइज हो जाएगा बिटवीन द डिविजन्स एंड कंपनी विल फेस अ सब ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि कॉस्ट बेस्ड जो ट्रांसफर प्राइसिंग होती है वो हम लोगों ने एक इलस्ट्रेशन के जरिए से कोशिश की है समझाने की, समझने की कि भाई ये आप किस तरीके से चार्ज कर सकते हैं। अगर तो हम लोग कंपनी का फायदा देखते हैं तो कंपनी ये कहेगी कि भाई आपने जो भी हॉस्टन से खरीदा उसमें जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ रही है उसके ऊपर अगर आप लोग शिफ्ट कर देंगे तो कंपनी को मैक्सिमम जो है वो 1 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर वो इसके ऊपर ट्रांसफर करेगा तो कंपनी जो है वो जाहिर है उतना लॉस, उतना प्रॉफिट नहीं कमाएगी और कंपनी को जो है वो अल्टीमेटली लॉस बियर करना पड़ सकता है। तो इससे क्या हो सकता है, कंपनी की सब ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम आ सकती है, जिसको हम लोग जो है वो कवर कर सकते हैं अगर हम लोग कंपनी जो कंपनी जो है वो अगर डिवीजन सेलिंग डिवीजन को कहे कि वो अपनी वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर जो है वो ट्रांसफर करे अपनी चीज़ों को, अपने अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं, जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं, वो अपने जो बाइंग डिवीजन को जब आप लोग ट्रांसफर करें तो वो जो प्राइस चार्ज करें वो वेरिएबल कॉस्ट की बराबर होनी चाहिए, वो उससे कॉस्ट प्लस प्राइसिंग जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो सो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग में ये प्रॉब्लम आ सकती है कि जब हम लोग एक डिसीजन करें तो उसकी डिसीजन की नेचर जो है वो चेंज हो सकती है। Now the question is, what transfer price will promote goal congruence? The minimum transfer price is 80 per barrel, that is 79 plus 1. That is the 80 transfer price does not provide the transportation division with an incentive to purchase crude oil from Gulmex. जो ट्रांसपोर्टेशन डिवीजन है उसको कोई इंसेंटिव नहीं मिल रहा, बिकॉज एक तो पहली बात यह है कि उसकी 79 और प्लस 1 टोटल उसकी 80 कॉस्ट है, प्लस उसकी जो फिक्स कॉस्ट है वो भी रिकवर नहीं हो रही है, और फिर उसका जो मार्जिन है 5% वो भी उसको नहीं मिल रहा है। तो इसलिए जो ट्रांसपोर्टेशन डिवीजन होगा वो गल्फ मैक्स से खरीदना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसको उसमें प्रॉफिट नजर नहीं आ रहा है। तो $80 जो है वो उसके लिए कोई भी इंसेंटिव नहीं रखता है। द मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस इज 85 पर बैरल। 85 per barrel is the maximum transfer price. A transfer price above 85 will cause the refining division to purchase crude oil from external market in Houston rather than from the transportation division. और अगर इससे ज्यादा ट्रांसफर प्राइस चार्ज की जाएगी तो उससे क्या फर्क पड़ेगा कि उससे गल्फ मैक्स
सॉरी जो रिफाइनिंग डिवीजन है वो परचेज नहीं करेगा ट्रांसपोर्टेशन डिवीजन से, क्योंकि उसको मार्केट से हॉस्टन में अवेलेबल है $85 पर बैरल के ऊपर जो मार्केट में, तो इसलिए वो मार्केट प्राइस के ऊपर खरीद लेगा और इस लिहाज से जो मैक्सिमम प्राइस है वो 85 बनती है। जो मिनिमम प्राइस बनती है दैट इज द वेरिएबल कॉस्ट पर बैरल, और जो मैक्सिमम प्राइस बनती है दैट इज द यू मस्ट से मार्केट प्राइस पर बैरल। इसलिए जो जो रिफाइनिंग डिवीजन होगा वो फिर ट्रांसपोर्टेशन से खरीदने की बजाय हॉस्टन में मार्केट प्राइस के ऊपर 85 डॉलर पर बैरल जो है वो खरीद सकता है अपना जो 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 क्रूड ऑयल है। लेकिन a transfer price between the minimum and the maximum transfer price 80 and 85 will promote goal congruence। तो जो इन दोनों के दरमियान में प्राइस होगी 80 और 85 के दरमियान में, वो गोल कॉन्ग्रेंस को प्रमोट करेगी। कम अज कम प्राइस होगी 80 एंड मैक्सिमम प्राइस होगी 85। अगर आप गौर करें तो 80 इज बेसिकली द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डिवीजन, वो उसकी ट्रांसपोर्टेशन डिवीजन होगी, और ये ट्रांसपोर्टेशन डिवीजन की मिनिमम रेंज होगी, मीन इससे कम पे वो नहीं जा सकते हैं। एंड दैट इज दैट मार्केट प्राइस ऑफ ऑयल इन हॉस्टन, और ये एक रिफाइनिंग डिवीजन के लिए मैक्सिमम प्राइस होगी, मीन रिफाइनिंग डिवीजन इससे ज्यादा प्राइस पे नहीं करेगा। तो इसलिए इन दोनों लिमिट्स के दरमियान में अगर कोई भी प्राइस सेट हो जाती है तो वो जो है वो गोल कॉन्ग्रेंस को प्रमोट करेगी, जिसमें रिफाइनिंग डिवीजन का भी फायदा होगा और अल्टीमेटली जो ट्रांसपोर्टेशन डिवीजन है उसका भी फायदा हो सकता है। और अगर हम लोग सब ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम की बात करते हैं तो सब ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम कैन बी रिजॉल्व इफ जो ट्रांसपोर्टेशन डिवीजन है वो अपनी वेरिएबल कॉस्ट दैट इज 80 पर डॉलर 79 प्लस 1 80 पर बैरल जो है वो अगर ट्रांसफर करता है अपने क्रूड ऑयल को, तो उसमें कंपनी का सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा, कंपनी को सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, और कंपनी के लिए जो सब ऑप्टिमाइजेशन की प्रॉब्लम है वो $80 पर बैरल के ऊपर रिजॉल्व होगी। तो इसलिए हम लोग इस इलिस्ट्रेशन से ये कह सकते हैं कि जो गोल कॉन्ग्रेंस है वो अचीव हो सकती है अगर प्राइस जो है वो 80 और 85 के दरमियान में रखी जाएगी, और जो सब ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम ऑफ द कंपनी है वो रिजॉल्व हो सकती है कि अगर हम ट्रांसफर प्राइस को वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो सेट कर देते हैं। वेरिएबल कॉस्ट बेसिकली द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट परचेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ जो जो ट्रांसपोर्टेशन डिवीजन टू द रिफाइनिंग डिवीजन जो है उसके ऊपर अगर हम लोग ट्रांसफर करते हैं और ट्रांसफर प्राइस को सेट करते हैं तो कंपनी की सब ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम जो है वो हल हो सकती है। तो सब ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए आप समझ लें कि जो सेलिंग डिवीजन है इट शुड चार्ज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और जो गोल कॉन्ग्रेंस की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस की एक रेंज निकालना है, और उस रेंज के दरमियान में जो प्राइस होगी दैट विल प्रमोट गोल कॉन्ग्रेंस। मीन इस सिचुएशन में 80 इज द मिनिमम प्राइस विच इज द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डिवीजन, and 85 is the maximum cost which is the market price of refining division। तो इन दोनों के दरमियान में अगर प्राइस हम सेट कर लेते हैं तो that will promote goal congruence। Variable cost based transfer prices, the variable cost of 80 per barrel achieves goal congruence। The refining division would buy from the transportation division because 80 is less than the 85 price charged by the external suppliers। और अगर हम रिफाइनिंग डिवीजन की बात करें तो अगर वो 80 पर बैरल जो है वो वेरिएबल कॉस्ट जो चार्ज करते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग के तौर पे, तो रिफाइनिंग डिवीजन जो है वो ट्रांसपोर्टेशन डिवीजन से खरीदेगा बिकॉज इट इज 80 विच इज लेस देन 85 दैट इज
प्राइस चार्ज बाय द एक्सटर्नल सप्लायर, वो एक्सटर्नल सप्लायर जो चार्ज कर रहा है उससे कम है 80 चूंकि, इसलिए वो 80 पे खरीदेगा। सेटिंग ट्रांसफर प्राइस इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट हैड अदर बेनिफिट्स लाइक प्रिसीजन डिसीजंस। प्रिसीजन डिसीजंस करने में, या फिर आप समझ लें कि जो सब ऑप्टिमाइजेशन की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए जो सेटिंग प्राइस अगर हम लोग इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट रखते हैं तो वो हमारे लिए जो है वो अदर बेनिफिट्स रखती है, जो कि हम अपने डिसीजंस को बेहतर कर सकते हैं और अपनी जो सब ऑप्टिमाइजेशन की प्रॉब्लम को जो है वो रिजॉल्व कर सकते हैं। और इसके ज़रिए से हम ये कह सकते हैं जी कि हमारी जो कंपनी जो है वो मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो अपना शो कर सकती है, अपना मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर सकती है इफ सेलिंग डिवीजन चार्ज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो अगर बाइंग डिवीजन को चार्ज करता है। ट्रांसपोर्टेशन डिवीजन वुड हैव अ लॉस एंड द रिफाइनिंग डिवीजन वुड हैव लार्ज प्रॉफिट्स। इस सिचुएशन में अगर वो 80 प्राइस चार्ज होती है तो जो सेलिंग डिवीजन होगा दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन डिवीजन, उसको लॉस नजर आएगा, और जो रिफाइनिंग डिवीजन होगा दैट इज द बाइंग डिवीजन, उसको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि सारे का सारा प्रॉफिट जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा किसके पास, बाइंग डिवीजन के पास, रिफाइनिंग डिवीजन के पास, जो अल्टीमेटली मार्केट में चीज को बेच रहा है। तो इसलिए जो ट्रांसपोर्टेशन डिवीजन है उसको लॉस नजर आएगा, क्योंकि उसकी जो फिक्स कॉस्ट भी कवर नहीं हो रही होगी, उसका मार्जिन भी जाया हो रहा होगा। One approach to address this problem, lump sum transfer payment to cover the fixed cost and generate some operating income। और इस प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं कि हम जो सेलिंग डिवीजन है दैट इज ट्रांसपोर्टेशन डिवीजन इन आर केस, हम उसको एक लमसम पेमेंट कर सकते हैं, ट्रांसफर पेमेंट कर सकते हैं, सो दैट इट कवर इट्स फिक्स कॉस्ट एंड जनरेट सम ऑपरेटिंग इनकम। वो कंपनी जो है वो उसको ये कह सकती है कि फॉर योर परफॉर्मेंस वी मे decide a lump sum transfer payments after a certain period of time to cover your fixed cost and generate some operating income। because इसमें समझने की जो बात है वो ये है कि जो कंपनी होगी उसका सब ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम या ऑप्टिमल लेवल जो होगा वो वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर होगा, वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर उसका ऑप्टिमल लेवल अचीव होगा कंपनी का। अगर ट्रांसफर प्राइस वेरिएबल कॉस्ट रखी जाए तो उसकी ऑप्टिमल लेवल अचीव होगा एक कंपनी का। लेकिन इस सिचुएशन में जो जो सेलिंग डिवीजन है उसको ना तो प्रॉफिट होगा बल्कि उसको लॉस होगा। तो इस प्रॉब्लम को कवर करने के लिए कि भाई उसकी भी मोटिवेशन रहे और उसको भी कोई ना कोई प्रॉफिट नजर आए, तो कंपनी क्या करती है कि वो एक डिसाइड कर लेती है कि लमसम ट्रांसफर पेमेंट जो है वो जो सेलिंग डिवीजन होगा उसको एट द एंड ऑफ द पीरियड करेंगे, सो दैट कि वो अपनी फिक्स कॉस्ट को कवर कर लें और सम ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर लें, ताकि उनकी जो भी परफॉर्मेंस जो है वो नजर आ जाए और उनकी भी जो इवेल्युएशन है वो भी बेहतर हो सके, उनकी मोटिवेशन भी इंप्रूव हो सके, उनकी मोटिवेशन भी जो है वो बनी रहे। तो इन चीजों को कवर करने के लिए कंपनी क्या कर सकती है, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए और अपनी सब ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, ऑप्टिमल लेवल पे काम करने के लिए कंपनी ये वाली टेक्निक यूज कर सकती है। और इस लिहाज से एक डिसीजन कर सकती है कि जो जो सेलिंग डिवीजन होगा उसको लॉस जो है वो जो नजर आ रहा है उसका लॉस जो है वो रिकवर करने के लिए उसको एट द एंड ऑफ द पीरियड एक लमसम ट्रांसफर पेमेंट कर दी जाएगी, सो दैट कि वो फिक्स कॉस्ट भी कवर कर लें और अपनी इनकम भी जनरेट कर पाएं। वेरिएबल कॉस्ट प्लस अ लमसम फी, ये भी एक जैसे मैंने अभी आपको बताया, intended to motivate receiving division to equate variable cost of transfer with its net marginal revenue to determine optimal company profit, maximize output level। जब कंपनी ने अपना मैक्सिमाइजिंग आउटपुट लेवल रखना होता है, जिसको मैं आप लोगों को मैंने बार बार आपको बताया कि जिसमें हम लोग ऑप्टिमल लेवल ऑफ द कंपनी अगर हम अचीव करना चाह रहे हैं तो ट्रांसफर प्राइस शुड बी वेरिएबल कॉस्ट। अगर हम कंपनी का ऑप्टिमल लेवल अचीव करना चाह रहे हैं तो ट्रांसफर प्राइस शुड बी वेरिएबल कॉस्ट।
अब ये वेरिएबल कॉस्ट को अचीव करने के लिए जब वेरिएबल कॉस्ट ट्रांसफर प्राइस रखेंगे और ऑप्टिमल लेवल ऑफ द कंपनी अचीव करने के लिए, तो उस सूरत में फिर जो सेलिंग डिवीजन होगा उसको हर लिहाज से लॉस होगा, ना तो उसकी फिक्स कॉस्ट कवर होगी, ना ही उसका प्रॉफिट मार्जिन उसको मिलेगा। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए वो क्या कहते हैं, एनेबल सप्लाइंग डिवीजन टू कवर इस फिक्स कॉस्ट एंड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ इंटर डिविजनल ट्रांसफर्स थ्रू द फिक्स फी चार्ज फॉर द पीरियड। और इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए कंपनी क्या करती है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस अ लमसम फी एक डिसाइड कर देती है। इससे क्या होता है कि जो सेलिंग डिवीजन होता है या जो सप्लाइंग डिवीजन होता है, एक तो उसकी जो फिक्स कॉस्ट होती है वो कवर हो जाती है, और फिर उसका जो प्रॉफिट होता है इंटर डिविजनल ट्रांसफर्स के ऊपर, वो अपनी फिक्स्ड फी के जरिए वो भी उसको मिल जाता है। तो इसलिए इस तरह से कंपनी ने चूंकि अपनी ऑप्टिमल लेवल अचीव करना है और जो मैनेजर्स होते हैं उसको भी मोटिवेट रखना है, तो उसके लिए वो एक जो टेक्निक यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट प्लस अ लम्प सम फी। वो एक लमसम ट्रांसफर फी जो है वो चार्ज कर देते हैं, और जो सेलिंग डिवीजन होता है, सप्लाइंग डिवीजन होता है, उसको वो वाली चीज चार्ज कर देते हैं। मोटिवेट रिसीविंग डिवीजन टू कंसीडर फुल कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग इंटरमीडिएट प्रोडक्ट सर्विसेज। जैसे हमारी एक पिछली क्लास में जो हमने प्रॉब्लम ली थी सब ऑप्टिमाइजेशन की, उसमें हमने ट्रांसफर प्राइसिंग 11 रखी थी, दैट वाज द ओस्लो डिवीजन्स variable cost, that is the marginal cost or a variable cost, plus 60,000 lump sum plus a profit contribution in the example, और 60,000 उसकी चूंकि फिक्स कॉस्ट थी वो भी उसको मिल जाएगी, प्लस लमसम अ प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन इन द एग्जांपल, और जो उसका प्रॉफिट होगा कंपनी का उसमें से उसको एक लमसम कंट्रीब्यूशन भी मिल जाएगा। तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि जो सेलिंग डिवीजन होगा या ओस्लो डिवीजन था, इन दैट केस उसको एक तो अपनी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो ट्रांसफर प्राइस रखे अगर, तो फिर उसको जो 60,000 उसकी फिक्स कॉस्ट थी वो रिकवर हो जाए, प्लस उसको जो प्रॉफिट होगा कंपनी का उसका एक खास परसेंटेज भी उसको मिल जाए, ताकि उसका भी प्रॉफिट शो हो जाए और उसके मुताबिक उसकी भी एवेल्युएशन हो सके, उसके मुताबिक उसका भी बोनस कैलकुलेट हो सके, उसके मुताबिक उसकी भी मोटिवेशन बन सके, ताकि उसको भी पता हो कि भाई उसने भी कितना प्रॉफिट जनरेट करके दिया है। लेकिन अगर हम लोग वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर प्राइस सेट करेंगे तो उस सूरत में उसको जो सप्लाइंग डिवीजन होगा उसको हर सूरत में लॉस ही नजर आएगा। उसकी वजह क्या है, क्योंकि उसकी फिक्स कॉस्ट भी कवर नहीं होगी और प्लस उसका प्रॉफिट मार्जिन भी नहीं मिलेगा। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए चूंकि वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर कंपनी का क्या होगा, ऑप्टिमल लेवल होगा। अगर ट्रांसफर प्राइस वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर सेट की जाएगी तो कंपनी का ऑप्टिमल लेवल होगा, और कंपनी अपना ऑप्टिमल लेवल अचीव करने के लिए और जो सप्लाइंग डिवीजन के मैनेजर को मोटिवेट रखने के लिए ये टेक्निक यूज करेगी, जिसमें वेरिएबल कॉस्ट प्लस लमसम फी उसको दे दी जाएगी। और वो लमसम फी रखने का तरीका क्या हो सकता है कि एक तो उसको फिक्स कॉस्ट दे दी जाए, प्लस उसका जो भी प्रॉफिट होगा कंपनी का उसमें से उसका एक कंट्रीब्यूशन डिसाइड करके उसको वो वाला कंट्रीब्यूशन दे दिया जाए। इससे क्या होगा कि उस मैनेजर की मोटिवेशन रहेगी कि उसने अपनी कॉस्ट भी कवर कर ली है और एक उसका प्रॉफिट भी उसको जनरेट हुआ है। तो इस लिहाज से हम लोग इस जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग है उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं बाय टेकिंग दिस टेक्निक। फिर इसके बाद एक टेक्निक है हाइब्रिड ट्रांसफर प्राइसिंग। हाइब्रिड ट्रांसफर प्राइसिंग इज बेसिकली टेक इनटू अकाउंट बोथ कॉस्ट एंड मार्केट इंफॉर्मेशन। जब हम लोग मार्केट और कॉस्ट इंफॉर्मेशन दोनों को कंसीडर करके ट्रांसफर प्राइस रखते हैं तो उसको हम लोग हाइब्रिड ट्रांसफर प्राइसिंग कहते हैं। Top management may set the price by specifying a transfer price that is an average of both cost of the producing and transporting the product internally and the market price for the comparable products. तो जो टॉप मैनेजमेंट है वो एक ट्रांसफर प्राइस सेट कर सकती है बाय स्पेसिफाइंग के ट्रांसफर प्राइस जो है वो एवरेज हो कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग की एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द प्रोडक्ट इंटरनली, जो वो एक प्रोडक्ट को बनाने की कितनी कॉस्ट है
और एक प्रोडक्ट को इंटरनली ट्रांसफर करने की कितनी कॉस्ट है, इन दोनों का एवरेज करके और एंड द मार्केट प्राइस ऑफ द कंपेरेबल प्रोडक्ट और कंपेरेबल प्रोडक्ट की मार्केट प्राइस क्या है, उन दोनों को कंपेयर करके वो क्या की जा सकती है कि एक एवरेज प्राइस निकाल सकती है। कंपनी क्या कर सकती है कि जो कंपनी देखेगी कि कितने की प्रोडक्ट बन रही है और प्लस उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी है, तो ये एक उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी, इंटरनल ट्रांसफर की कॉस्ट आ जाएगी, प्लस एक मार्केट प्राइस होगी। तो इन दोनों को वो प्लस करेगी और डिवाइडेड बाय 2 करके मार्केट प्राइस और इंटरनली जनरेटेड प्रोडक्ट्स की कॉस्ट की को एवरेज करके एक एवरेज ट्रांसफर प्राइस जो है वो सेट कर देगी टॉप मैनेजमेंट। इस तरह की जब हम लोग टेक्निक यूज करते हैं जिसमें हम लोग इंटरनली प्रोडक्शन प्राइस भी ले लेते हैं और इंटरनली प्रोडक्शन कॉस्ट भी ले लेते हैं और प्राइस उसके ऊपर जो भी बनती है वो वाली भी ले लेते हैं और प्लस मार्केट प्राइस जो है उसको भी लेके दोनों को एवरेज करके हम लोग एक प्राइस बना लेते हैं। तो इस तरीके से इस टेक्निक को हम लोग हाइब्रिड ट्रांसफर प्राइस कहते हैं, इन विच बोथ ऑफ द प्राइसेस टेक इनटू अकाउंट फॉर कैलकुलेटिंग अ प्राइस। Types of hybrid prices are prorating the differences between maximum and minimum transfer prices। हम मिनिमम और मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइसिंग की प्रो रेटिंग कर लेते हैं, इसके अंदर नेगोशिएटेड प्राइसिंग कर लेते हैं। मोस्टली कॉमन हाइब्रिड प्राइसिंग टाइप जो है, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली हाइब्रिड जो है टाइप ऑफ प्राइसिंग जो है वो नेगोशिएटेड प्राइसिंग है। और फिर उसके बाद डुअल प्राइसिंग है जिसमें हम लोग दो प्राइसेस रख देते हैं, सेलिंग डिवीजन के लिए डिफरेंट प्राइस हो जाती है और बाइंग डिवीजन के लिए डिफरेंट प्राइस हो जाती है। इसको हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। प्रोरेटिंग द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग और dual pricing using two separate transfer pricing methods to price each transfer from one subunit to another। Example, selling division receives full cost pricing and the buying division pays market pricing। एग्जाम्पल के तौर पे डुअल प्राइसिंग में मैंने जैसे जैसे भी आपको कहा कि दो प्राइसेस चार्ज की जाती हैं। नंबर वन इज जो जो सेलिंग डिवीजन होगा वो अपनी प्राइस चार्ज कर लेगा, वो अपने खातों में अपनी प्राइस के मुताबिक अपना रेवेन्यू कैलकुलेट कर लेगा और जो जो बाइंग डिवीजन है वो अपनी प्राइस चार्ज कर लेगा। अगर हम लोग अपनी जो जो क्रूड ऑयल वाली एग्जांपल की बात करते हैं तो जो ट्रांसपोर्टेशन डिवीजन होगा वो अपनी प्राइस लिखेगा 87.5, दैट इज 105% ऑफ द कॉस्ट। वो जो कॉस्ट का 105% जो उसने लिया वो 87.5 बनता है, वो चाहेगा कि ये वाली प्राइस हो, तो वो फुल कॉस्ट प्राइसिंग को यूज करके अपने रिकॉर्ड में लिखेगा 20,000 मल्टीप्लाई बाय 87.5 जो उसका रेवेन्यू बनेगा, तो वो उसको अपनी बुक्स के अंदर जो है वो लिख लेगा। लेकिन जो बाइंग डिवीजन होगा दैट इज द रिफाइनिंग डिवीजन, वो क्या करेगा कि वो अपनी प्राइस 85 के ऊपर लिखेगा और वो अपनी कॉस्ट जो कि परचेज कॉस्ट होगी वो 85 के ऊपर शो करेगा। और द एंड ऑफ द पीरियड इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कंपनी आखिरी में जो अब अपनी प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाएगी तो इन दोनों के डिफरेंस को जो वो वहां पे इलिमिनेट कर देगी और अपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को करेक्ट कर लेगी आखिर में जाके। तो इस तरीके से इस डुअल प्राइसिंग की टेक्निक को यूज किया जा सकता है। और प्रो रेटिंग द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम द मिनिमम कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग, और कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग के मैक्सिमम और मिनिमम को लेके और फिर उसके ऊपर प्रो रेटिंग बेसिस के ऊपर हम एक ट्रांसफर प्राइस कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड हाइब्रिड ट्रांसफर प्राइसिंग, जिसमें हम लोग मिनिमम ट्रांसफर प्राइस ले लेते हैं और मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस ले लेते हैं और उन दोनों को प्रो रेटिंग कर लेते हैं। प्रो रेटिंग द डिफरेंस की एग्जांपल जो है वो आपके सामने है, a transfer price that splits on some fair basis। कुछ फेयर बेसिस के ऊपर एक जो ट्रांसफर प्राइस जो डिफरेंस बिटवीन द मार्केट बेस्ड मैक्सिमम प्राइस, जो मार्केट बेस्ड मैक्सिमम प्राइस होती है उसका, और वेरिएबल कॉस्ट बेस्ड मिनिमम प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट बेस्ड मिनिमम प्राइस का जो डिफरेंस है उसको एक फेयर बेसिस के ऊपर स्प्लिट कर देती है। तो उसकी बेस के ऊपर जो हम लोग प्राइस कैलकुलेट करते हैं इस तरीके से, इसको हम लोग प्रो रेटिंग द डिफरेंस कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि हमारे पास डिफरेंस था $5 का, मार्केट प्राइस थी 85 की
और मिनिमम प्राइस दैट वाज द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डिवीजन दैट वाज 80। इन दोनों का जो डिफरेंस था दैट वाज 5। इन आवर प्रीवियस इलिस्ट्रेशन, जो हमारी प्रीवियस इलिस्ट्रेशन में हमारा जो डिफरेंस था दैट वाज 5। An easy solution is to split the 5 difference equally, resulting in transfer price of 82.5। तो हमने कहा जी ये जो 5 का डिफरेंस है हम दोनों में क्या कर देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं इक्वली, कि भाई आधा उसको दे देते हैं आधा उसको दे देते हैं। इस लिहाज से हमारे पास जो ट्रांसफर प्राइस बनी दैट वाज 82.5। मीन इन दोनों का हम लोगों ने मिनिमम और मैक्सिमम का एवरेज कर लिया तो दैट इज 82.5। This ignores the relative cost incurred by the two divisions and might lead to different profit margins on work contributed by each division to final product। अब इसकी प्रॉब्लम क्या है कि ये इग्नोर कर देता है कि रिलेटिव कॉस्ट कितनी इनकर की हैं दोनों डिवीजन्स ने, और वो जो डिफरेंट प्रॉफिट मार्जिन जो हैं वो वर्क कंट्रीब्यूटेड के ऊपर वो ईच डिवीजन्स के ऑन द फाइनल प्रोडक्ट वो नजर आएंगे। अब जो जो डिफरेंट प्रॉफिट्स हैं, प्रॉफिट मार्जिन्स हैं ऑन द कंट्रीब्यूटेड वर्क ऑफ ईच डिवीजन, उसकी एग्जांपल देख लें आप। ऑल्टरनेटिव, अच्छा इसकी जो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि ये क्या करता है जी कि हमने क्या कहा कि भाई दोनों को बराबर बराबर दे दो। अब दोनों को बराबर बराबर देने में किसने कितनी एफर्ट की है और कितने कितना प्रॉफिट के अंदर कंट्रीब्यूट किया है ये इग्नोर हो जाता है। और इसको इसको भी हम लोग अगर रिजॉल्व करना चाहते हैं या इसको भी काउंट फॉर करना चाहते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्टरनेटिव अप्रोच ले सकते हैं। अल्टरनेटिव अप्रोच क्या है, हॉरिजन पेट्रोलियम कुड एलोकेट द 5 डिफरेंस ऑन बेसिस ऑफ वेरिएबल कॉस्ट ऑन द डिवीजन। वो वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर दोनों डिवीजन्स में क्या कर सकती है, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। Transportation division's variable cost for transport of 100 barrel of crude oil is 100, that is $1 per multiplied by 100, that is 100। और refining division's variable cost to refine 100 barrels of crude oil and produce 50 barrel of gasoline, that is 8 multiplied by 50, that is 400। तो दोनों की मिलके बनी 500। तो जब हम लोग 500 की बेसिस के ऊपर डिफरेंस को एलोकेट करेंगे, 100 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 5 तो $1 मिल जाएगा पहले वाले ट्रांसपोर्टेशन डिवीजन को, एंड $4 मिल जाएगा किसको जी, रिफाइनिंग डिवीजन को। तो इस लिहाज से ट्रांसपोर्ट प्राइस इज 81 पर बैरल ऑफ द क्रूड ऑयल एंड 79 परचेज कॉस्ट प्लस 1 वेरिएबल कॉस्ट प्लस 1 दैट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन डिवीजन्स टू गेट्स टू कीप। तो जो भी जो फर्क है उसका जो हिस्सा उसको मिलेगा दैट इज प्रो रेटिंग बेसिस, और वो $5 का जो पोर्शन बनता है दैट इज $1। तो इस लिहाज से वो जो चार्ज करेगा दैट इज $81। तो और जो दूसरे को मिलेगा दैट इज 80 जो है वो 80 प्लस 4 84 उसको मिल जाएगा, 81 उसको मिल जाएगा। इस तरीके से हम लोग जो है वो इस प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। In effect, this approach result in a budgeted variable cost plus transfer price। ये बेसिकली क्या है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस ट्रांसफर प्राइस बन जाती है। Each division has an incentive to overstate its variable cost to receive a more favorable transfer price। हर एक डिवीजन क्या कर सकता है कि अपनी जो है वो मोर फेवरेबल ट्रांसफर प्राइस लेने के लिए वेरिएबल कॉस्ट को ओवरस्टेट कर सकता है, उसके ऊपर जो है वो चार्ज कर सकता है। एग्जाम्पल में देखें, ट्रांसपोर्टेशन डिवीजन क्लेम्स इट कॉस्ट ऑफ 2 पर बैरल टू शिप क्रूड ऑयल फ्रॉम गुलमैक्स टू हॉस्टन। गुलमैक्स से हॉस्टन को उसको ट्रांसफर करने के लिए वो $2 जो है वो क्या कर सकता है, जो वो क्लेम कर सकता है। दिस इंक्रीज वेरिएबल कॉस्ट फ्रॉम 8079 प्लस 1 टू 8179 प्लस 2 मीन 2 वो। अब देखें बेसिकली तो कॉस्ट आती है $1 पर बैरल, लेकिन वो क्या कहता है जी कि ट्रांसपोर्टेशन डिवीजन जो है वो ये कह सकता है जी कि मैं $2 पर बैरल जो है वो चार्ज करूंगा। तो इस लिहाज से 79 प्लस 1 मीन 81 बन गया, और 81 में 2 प्लस ऐड कर ले, 79 प्लस 2 कर ले तो 81 बन गया। मीन 80 बनता है अगर वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही कवर करता है, लेकिन
अगर वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के ऊपर $1 मजीद चार्ज करता है तो वो $81 बन जाएगा। मैं दोबारा से समझाई देता हूं कि each division has incentive to overstate its variable cost। वो अपनी वेरिएबल कॉस्ट को ओवरस्टेट कर सकता है बाय चार्जिंग एक्स्ट्रा अमाउंट ऑन वेरिएबल कॉस्ट। तो इस लिहाज से एग्जांपल हमारे पास क्या है कि गल्फ मैक्स से वो 79 का खरीदते हैं और 1 उसकी डॉलर कॉस्ट आती है फॉर ट्रांसपोर्टेशन, तो ये $80 उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और प्लस परचेज कॉस्ट आती है। लेकिन अगर वो इंक्रीज करता है अपनी वेरिएबल कॉस्ट को 80 से 81 के ऊपर, तो 81 कैसे करेगा, 79 पर बैरल उसकी परचेज कॉस्ट है और 1 की बजाय वो $2 ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट चार्ज करेगा अपने रिफाइनिंग डिवीजन को। तो इस लिहाज से उसके पास जो टोटल बनेगी दैट इज 81। तो वो ये कहेगा जी $81 पर बैरल वो उसको ट्रांसफर प्राइस चार्ज करेगा। सो ही कैन ट्रांसफर या ही कैन इंक्रीज इट्स वेरिएबल कॉस्ट फ्रॉम 80 to 81 और इसकी बेस के ऊपर जब वो अपनी प्रॉफिट की प्रो रेटिंग करेगा तो वो आप देखें जरा के 200 डिवाइडेड बाय 200 प्लस 402 मल्टीप्लाई बाय 4, तो इस लिहाज से वो 1.33 जो है वो हिस्से में आएगा ट्रांसपोर्टेशन डिवीजन के, और हायर द ट्रांसफर प्राइस फ्रॉम 82.33 जो 82.33 उसकी प्राइस जो है वो नई बन जाएगी। मैं कैलकुलेशन को समझा लेता हूं। to offer the four difference between the minimum and the maximum selling division now gets जो 4 अब बनता है, मिनिमम प्राइस कितनी है जी 81 और मैक्सिमम प्राइस है मार्केट प्राइस दैट इज 85। इन दोनों का डिफरेंस लिया तो दैट इज 4। पहले मिनिमम प्राइस था 80 और 85 का डिफरेंस लिया तो दैट वाज 5। अब इन दोनों का जो डिफरेंस लेना है 81 एंड 85, तो इन दोनों का डिफरेंस आ गया 4। इस 4 को अब हम लोगों ने मिनिमम और मैक्सिमम में डिवाइड करना है, सेलिंग डिवीजन और बाइंग डिवीजन में। अब सेलिंग डिवीजन को कैसे करेंगे, तो देखिए जी अब अगर आपके पास $4 हैं, अब $4 को आप डिवाइड करोगे 200 डिवाइडेड बाय 200 प्लस 400, 400 ये 2 एक्स्ट्रा लगा हुआ है, ये गलती है, तो 200 प्लस 400 दैट इज 600। 200 डिवाइडेड बाय 600 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये आ जाएगा, पोर्शन बनेगा 1.33। अब ये जो 200 ये कैसे आया है, ये बेसिकली इस तरीके से है कि ये उसने चूंकि क्रूड ऑयल 100 बैरल्स लिए हैं तो दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 200, और उसने चूंकि 50 बैरल्स लिए हैं तो 50 बैरल्स के लिए आप ये देखें जी कि उसका जो है वो 400 बनेगा। ये कैसे बनेगा, आप देखें जी कि 50 मल्टीप्लाई बाय 8 दैट इज 400, 200 प्लस 400 दैट इज 600, और 600 को जब वो डिवाइड करेंगे दोनों में 600 से डिवाइड करेंगे 200 को, दैट इज द बेसिकली डिफरेंस ऑफ यू में से कॉस्ट। वो 200 के साथ इसको किया तो 4 हम लोगों ने उसका जो है वो पोर्शन ले लिया। देखिए जी ये जो था ये बनता है 100 और सॉरी इस केस में था 100, हमने किया 2 मल्टीप्लाई बाय 100 तो आ गया 200 प्लस 50 मल्टीप्लाई बाय 8 400, तो ये आ जाएगा 600। अब 200 डिवाइडेड बाय 600 प्रो रेटिंग करना है, फिर उसी तरीके से 200 डिवाइडेड बाय 600 मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस ऑफ द कॉस्ट इज 4 के साथ किया तो ये आ जाएगा 1.33। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अपनी ट्रांसफर प्राइस रख सकता है 81 प्लस 1.33 इज 82.33। 81 प्लस 1.33 82.33 वो उसकी जो है वो ट्रांसफर प्राइस चार्ज कर सकता है। और डुअल ट्रांसफर प्राइसिंग क्या हो सकता है, यूज टू ट्रांसफर प्राइसेस, सप्लाइंग डिवीजन में रिसीव फुल कॉस्ट प्लस अ मार्कअप सो इट मेक्स प्रॉफिट ऑन इंटर डिविजनल ट्रांसफर। जैसे ओस्लो की एग्जांपल थी हमारी, ट्रांसफर प्राइस शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल टू 23,
तो वो अपनी कॉस्ट प्लस मार्कअप जो है वो अपना चार्ज कर सकता है, क्योंकि उसकी कॉस्ट पर यूनिट बन रही थी 23, दैट इज 11 प्लस 8 पर 11 प्लस 12 पर यूनिट, वो उसकी जो थी वो जो है वो 60,000 सॉरी 90,000 उसकी जो फिक्स कॉस्ट थी, उसमें से उसने किया, तो ये दैट इज 23 पर यूनिट। तो ओस्लो की ट्रांसफर प्राइस होगी 23 से ग्रेटर, क्योंकि वो उससे ज्यादा चाह रहा है, तो वो मार्क अप प्राइस चार्ज करेगा। रिसीविंग डिवीजन चार्ज एट वेरिएबल कॉस्ट और transfer, thus motivating managers to operate at the optimal output level for the company as a whole। और as a whole कंपनी को ऑप्टिमल लेवल के ऊपर काम करने के लिए जो रिसीविंग डिवीजन होगा वो अपनी वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर कॉस्ट को चार्ज करेगा। ये कर रहा है अपनी कॉस्ट प्लस मार्कअप के ऊपर, और ये कर रहा है वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर। प्रॉफिट ऑन इंटर ग्रुप ट्रेडिंग मूव्ड बाय एन अकाउंटिंग एडजस्टमेंट, और एंड के ऊपर जो भी प्रॉफिट होगा दोनों डिविजन्स के अंदर, उसको क्या किया जाता है, एक अकाउंटिंग एडजस्टमेंट के जरिए से एंड ऑफ द पीरियड जो है वो एडजस्ट कर दिया जाता है। क्योंकि चूंकि यहाँ पे वो अपनी रेवेन्यू लिख रहा है 23 से ग्रेटर, और ये अपनी कॉस्ट लिख रहा है सिर्फ 11, और सपोज ये 25 रुपए रखता है, या हम ये कह देते ये 35 रुपए रखता है प्राइस अपनी, तो 35 रुपए ये प्राइस रखेगा, और ये रखेगा प्राइस अपनी 11 रुपए। तो 35 और 11 का जो फर्क है दैट इज 24। तो जो 24 रुपए का जो उसका प्रॉफिट है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, उसका जो है वो जो फर्क है वो आखिर में जाके हम अपनी एक एडजस्टमेंट के जरिए से हल कर देंगे। सपोज हम ये कहते हैं कि ये वाला जो 23 उसकी कॉस्ट आ रही है, और ये प्राइस रख देता है, सपोज हम ये कह देते हैं कि 30, और ये इसकी जो कॉस्ट है दैट इज वेरिएबल कॉस्ट है 11, तो ये अपनी प्राइस अपने पास लिखता है 11। अब अपनी ये जो प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाएगा वो तो वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर बेस करके बनाएगा, वो अपनी जो ट्रांसफर प्राइसिंग है वो वेरिएबल कॉस्ट लेगा और उसके मुताबिक अपना प्रॉफिट बना देगा। तो ये कंपनी का प्रॉफिट तो बिल्कुल ठीक आ जाएगा, लेकिन इसमें से ये वाला जो प्रॉफिट है इसकी एडजस्टमेंट कर दी जाएगी एट द एंड ऑफ द पीरियड, ताकि इनके अकाउंट जो है वो सीधे हो जाएं, और उसकी जो है वो डुअल जो है जो हमने काम किया था वो रिमूव हो जाए। नॉट वाइडली यूज बिकॉज यूज ऑफ टू ट्रांसफर प्राइसेस कॉजेस कंफ्यूजन, ये कंफ्यूजन पैदा करता है। दो दो ट्रांसफर प्राइसिंग, वो कहता है जी ये मेरी प्राइस है, वो कहता है जी नहीं ये मेरी प्राइस है, तो इस लिहाज से दोनों में कंफ्यूजन बन जाती है। सीन एंड आर्टिफिशियल, ये आर्टिफिशियल सा लगता है, कोई नेचुरल नहीं लगता। ये कैसे हो सकता है कि एक डिवीजन जो 30 रुपए चार्ज कर रहा है और दूसरा डिवीजन कहता है नहीं मैंने तो 11 रुपए का खरीदा है। तो ये दो दो कंफ्लिक्टिंग पॉइंट आ जाता है। तो ये एक एक समझ लें आर्टिफिशियल सी सिचुएशन लगती है, जो कि नॉर्मली ऐसा नहीं होता। डिविजन्स प्रोटेक्ट फ्रॉम कंपटीशन, और डिवीजन जो है वो एक दूसरे से कंपीट करने से पीछे हट जाते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ कंपीट नहीं करते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ कोई एक दूसरे के मफादात के ऊपर जो है वो कोई बातचीत नहीं करते हैं, निगोशिएशन नहीं करते हैं, वो एक दूसरे से मुकाबला नहीं करते हैं, एक दूसरे से जीतने की कोशिश नहीं करते हैं। वो आराम से बैठ जाते हैं, भाई ठीक है जो मैंने मांगा वो मुझे मिल गया, और उसने कहा जो मैंने कहा वो मेरी बात भी मानी गई। तो जब दोनों की ही बात मानी गई तो फिर इसमें कोई कंपटीशन ना रहा। द रिपोर्टेड इंटर डिविजनल प्रॉफिट्स कैन बी मिसलीडिंग, और जो इंटर डिविजनल प्रॉफिट है वो मिसलीडिंग हो जाएगा। अब ये भी अपना प्रॉफिट ज्यादा शो कर रहा है और ये भी अपना प्रॉफिट ज्यादा शो कर रहा है, अब इसका भी प्रॉफिट ठीक नहीं है और इसका भी प्रॉफिट ठीक नहीं है, तो दोनों का मिसलीडिंग प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि वो अपना प्रॉफिट ज्यादा शो कर रहा है, वो अपना प्रॉफिट ज्यादा शो कर रहा है, तो इसलिए इन दोनों की सिचुएशन मिसलीडिंग हो जाएगी। और डुअल ट्रांसफर प्राइसिंग के ऊपर using two separate transfer prices method for price each transfer of one subunit to another, selling division receives full cost pricing and the buying division pays market price। ये वही वाली बात है जो हम लोगों ने पहले डिस्कस की है कि दो डुअल प्राइसिंग में हम लोग दो प्राइसेस यूज करते हैं, कि एक जो सेलिंग डिवीजन होता है वो अपनी प्राइस लगा देता है और जो बाइंग डिवीजन होता है वो अपनी प्राइस चार्ज कर लेता है। इस लिहाज से वो दो दो खाते बनाते हैं, दो दो अलहदा से बुक्स बनती हैं, दो दो अलहदा से उनकी प्राइसेस कैलकुलेट होती हैं। तो इस तरीके से इस चीज को
वो सॉल्व कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स थी जो हम लोगों ने ट्रांसफर प्राइसिंग के हवाले से डिस्कस की थी। इसके बाद जो है वो हम अगली क्लास में भी ट्रांसफर प्राइसिंग के ऊपर बात करेंगे और हम लोग जो है वो कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करेंगे। तो इसमें हम लोगों ने डिफरेंट टेक्निक्स जो है वो सीखने की कोशिश की है।